आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 है। 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। और आज के क्लास में डिस्कस करना है हम लोगों को चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 9 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो शुरू करते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3 ही पॉइंट है इसमें। आयरन टूल्स यानी कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे वैसे टूल्स के बारे में, वैसे औजार के बारे में जो कि आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आयरन के। और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किस तरीके से होता है, खेती बाड़ी वगैरह में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। देखो हमारे इंडिया में और इंडिया के आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन सभी में आयरन का इस्तेमाल कब से शुरू हो चुका है? आज से लगभग 3000 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि आज के टाइम पे जो आप देखते हो आयरन का अलग अलग प्रकार का चीज़ें बना हुआ, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। यानी कि आयरन का इस्तेमाल हम लोग आज से लगभग 3000 साल पहले से कर रहे हैं। समझ रही है बात? तो आज आप देखो आयरन का बहुत कुछ हमारे पास है, गाड़ी है, बाइक है, बिल्डिंग में भी आयरन का इस्तेमाल होता है। तो आज जो हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने 3000 साल पहले ही स्टार्ट करना चालू कर दिया था। यानी कि 3000 साल पहले से ही हम लोगों ने आयरन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। आगे द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेर फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरियल्स। बेसिकली आप यहाँ पे समझ सकते हो, हम लोगों ने बात किया था मेगालिथिक, नियोलिथिक, इसके बारे में। यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि मेगालिथिक का क्या डेट था, तो आप उसको छोड़ सकते हो। बेसिकली आप ये याद रखो कि बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे जगह पाए गए हैं रिसर्च में, जहाँ पे हम लोगों को कई प्रकार के चीज़ें मिले हैं जो कि आयरन का बना हुआ था जमीन के नीचे। ओके, यानी कि जब हम लोग हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, खोजबीन किया, तो उनको जमीन के नीचे कई सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में जहाँ पे जमीन के नीचे कई प्रकार के आयरन के टूल्स मिले हैं, जो ये बताता है कि लोग किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके थे? आयरन के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके थे, और उसका इस्तेमाल हम लोग आज तक कर रहे हैं। तो कई प्रकार के टूल्स के औजार, मतलब कई प्रकार के आयरन के टूल्स, आयरन के वेपन्स, हथियार, औजार, ये सब भी हमारे नीचे धरती के नीचे मिले हैं रिसर्च में। ठीक है, आगे द यूज ऑफ आयरन टूल्स वाज ग्रोइंग अराउंड 2500 ईयर्स अगो। देखो आयरन का इस्तेमाल शुरू कब हुआ? 3000 साल पहले। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे आयरन का इस्तेमाल कब देखा गया? 2500 साल पहले। ठीक ना, लगभग आप ये कह सकते हो फिर कि आयरन का इस्तेमाल 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन 2500 साल पहले हम लोगों ने उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना किया। इस आयरन का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, आगे दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को काटने के लिए एक्सेस का इन्वेंशन किया हमने, यानी कि कुल्हाड़ी का। एंड द आयरन प्लग सेर, और खेत को जोतने के लिए, खेत के ऊपर हल वगैरह चलाने के लिए हम लोगों ने आयरन का बना हुआ हल स्टार्ट किया। आयरन का बना हुआ प्लग सेर उसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग हल कहते हैं। ठीक ना, तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयरन का इस्तेमाल हम लोग आज से 3000 साल पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन उसका बड़े लेवल पे इस्तेमाल होना लगभग आज से 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ है, बड़े लेवल पे उसका इस्तेमाल करना। और आयरन के बने हुए उस समय पे चीज़ बहुत सारे होते थे। आज भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हमारा आयरन से बना हुआ है, उसका इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग आज, है कि नहीं? आगे नेक्स्ट टॉपिक अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। यानी कि देखो खेती बाड़ी में जब आयरन का इस्तेमाल होने लगा तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो और बढ़ने लगा, क्योंकि आयरन के बने हुए चीज़ों से जब खेती किया गया, खेत को जोता गया, तो खेत हमारा अच्छे तरीके से और फर्टाइल हो गया, अच्छे तरीके से उसके ऊपर खेती होने लगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि
एग्रीकल्चर में यानी कि खेती बाड़ी में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आयरन का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। यानी कि आयरन का इन्वेंशन, आयरन का इस आविष्कार और आयरन से अलग अलग प्रकार के टूल्स और वेपन्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, यानी कि खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होने लगा। और दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे अब कि खेती बाड़ी में और बेहतर प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इरिगेशन करना पड़ेगा आपको, यानी कि पानी भी डालना पड़ेगा खेतों में, लेकिन कैसे वो देखो लिखा हुआ है इसमें, इरिगेशन न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, खेतों में इरिगेशन भी होने लगा, यानी कि खेतों में अच्छे तरीके से पानी भी डाला जाने लगा। उसके बाद फिर खेतों में नए प्रकार के टूल्स भी इस्तेमाल होने लगे, अलग अलग प्रकार के औजार टूल्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे खेतों में खेती करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नए नए वैरायटी के प्लांट लगाना, अलग अलग तरीके से लगाना, है ना, खेतों में, ये सब चीज़ हम लोगों के पास बढ़ने लग गया। उसके बाद इरिगेशन टुक्स प्लेस थ्रू कैनल्स। इरिगेशन जो है यानी कि खेतों में पानी कैसे डाला जाता था, कैनल से, वेल्स से, टैंक से एंड आर्टिफिशियल लेक्स से, यानी कि वो लेक जो कि इंसान बनाते थे, आर्टिफिशियल होते थे, उन सभी चीज़ों से इरिगेशन किया जाता था। और इरिगेशन अच्छे तरीके से करने का एक ही मकसद था कि प्रोडक्शन क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, यानी कि खेतों में अनाज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। तो बताइए यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए उस टाइम पे यानी कि आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2500 साल पहले प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया गया, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए आयरन का बना हुआ टूल्स इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खेतों में, और खेतों में पानी डालने के लिए अलग अलग प्रकार के चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कैनल का, वेल्स का, टैंक्स का, लेक्स का, इन प्रकार के चीज़ों से पानी निकाल के खेतों में डाला गया, और वो भी अच्छे तरीके से हमारा प्रोडक्शन करने के लिए। सुन रही है बात। नेक्स्ट है हमारा हु लिव्ड इन द विलेजेज। टॉपिक है हमारा हु लिव्ड इन द विलेजेज, यानी कि गाँवों में कौन रहता था। आइए बात करते हैं कि आखिर गाँवों में कौन रहता था। पहला इसमें हम लोग बात करेंगे, एट लीस्ट देयर वेयर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव्ड इन मोस्ट विलेजेज ऑफ साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखो हमारे इंडिया में लगभग 3 प्रकार के लोग ज़्यादा देखने को मिलते थे, 3 काइंड्स ऑफ पीपल, मतलब चाहे बात हो नॉर्थ इंडिया का या फिर इंडिया के साउथ का बात हो, यानी कि नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया का बात हो, 3 प्रकार के ज़्यादातर लोग गाँवों में देखने को मिलते थे। 3 प्रकार के लोग ज़्यादातर देखने को मिलते थे। ठीक है, आइए बात करते हैं कि आखिर ये 3 प्रकार के लोग कौन होते थे जो गाँवों में लगभग आपको दिखते थे। पहला हमारा बात करेंगे तमिल रीजन के बारे में। तमिल रीजन का मतलब हो गया साउथ इंडिया के बारे में हम लोग बात करें, तमिलनाडु के तरफ का बात कर रहे हैं हम लोग। पहला देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, लार्ज लैंड ऑनर्स वेर नॉन एज वेलार, वेलार। ठीक है, तो साउथ इंडिया का बात करें यदि खास करके हम लोग तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड यानी कि बड़े बड़े जमींदार जो लोग हुआ करते थे, वहां पे उनको बोला जाता था वेलार। क्या बोला जाता था, वेलार बोला जाता था, यानी कि बड़े बड़े जमींदार जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होता था तमिलनाडु की तरफ, वहां पे उस प्रकार के जमींदार को वेलार कहा जाता था। प्लग मैन वेर नॉन एज उजावर, और जो प्लग मैन थे, प्लग मैन का मतलब हो गया जो खेतों में हल चलाते हैं, खेतों को जोतते हैं, इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते थे उजावर। क्या कहेंगे इसको, उजावर। ध्यान रखना है कि जो लोग खेतों में काम करते थे, बेसिकली हल चलाने का काम जो करते थे खेतों में, खेतों को जोतने का जो काम करते थे, उसको हम लोग उजावर बोलते थे। आगे लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स। लैंडलेस लेबर का मतलब हो गया वैसा आदमी जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है और वो लेबर का काम करता है दूसरे के खेतों में, यानी कि जिसके पास खुद का जमीन नहीं है लेकिन वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए दूसरे के खेतों में काम करते हैं, वो आदमी। उसमें हमारे स्लेब्स भी आते थे। स्लेब्स का मतलब गुलाम लोग भी आते थे। गुलाम मतलब पहले लोगों को खरीदना बेचना ये भी चलता था हमारा, तो लोग क्या करते थे, लोगों को परमानेंटली खरीद ही लेते थे और खरीद के वो अपने घर का सारा काम करवाते थे। तो इस प्रकार के लोगों को क्या मतलब, वैसे लोग जिनके पास उतना ज़्यादा कुछ खास पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह नहीं है, बेसिकली गुलाम है, लेबर है, इस प्रकार के लोगों को कहा जाता था कैद इस्यार, कैदिस्यार। ठीक है,
कैदिसियार एंड आदिमाई, ठीक ना। तो ये अलग अलग तरीके का नाम है। मतलब साउथ इंडिया में तमिलनाडु के तरफ वैसे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं होते थे, या फिर वैसे लोग जो कि स्लेव्स हैं, एक तरीके से गुलाम हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनको खरीद लिया गया पूरी तरीके से, इस प्रकार के लोगों को साउथ इंडिया में कैदिसियार या फिर और दूसरा नाम आदिमाई कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तमिलनाडु की तरफ यानी कि साउथ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ग्रामा भोजका। ग्रामा भोजका क्या है, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला चीज, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नॉन एज द ग्राम भोजका। इसमें क्या बोला गया है कि जो नॉर्दर्न पार्ट का यदि हम लोग बात करें, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट का मतलब हो गया हमारे नॉर्थ इंडिया का, उसका बात करें हम लोग, तो वहां पे जो गांव के हेड आदमी होते थे उनको कहा जाता था ग्राम भोजका। क्या बोला जाता था, ग्राम भोजका, ध्यान रखना है। तो जो नॉर्थ इंडिया में गांव के हेडमैन होते थे, एक तरीके से गांव के मुखिया होते थे, उनको कहा जाता था ग्रामा भोजका, ठीक है। आगे, द ग्राम भोजका वाज द लार्जेस्ट लैंड ऑनर। और ये जो ग्राम भोजका है, बेसिकली गांव के जो मुखिया जिसको कहा गया है ग्राम भोजका, ये बहुत बड़े जमींदार भी होते थे। तो यहाँ पे आपको ये साफ पता चल रहा होगा कि साउथ इंडिया में जमींदार को क्या बोला गया था, वेल्लार बोला गया था, और नॉर्थ इंडिया में जमींदार को क्या बोला गया है, ग्राम भोजका बोला गया है। और यही जमींदार जो है नॉर्थ इंडिया में गांव का हेडमैन भी होता है, यानी कि गांव का क्या होता है एक तरीके से मुखिया भी होता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया में गांव का जो मुखिया है या फिर जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार आदमी है जिसके पास जमीन बहुत है, उसको कहा जाता है ग्राम भोजका। उनके पास जमीन बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया के बारे में भी। और भी बातें हैं यहाँ पे। ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। अब चूंकि ये बहुत बड़े जमींदार हैं नॉर्थ इंडिया के, बहुत जमीन होता है इनके पास, तो ये अपने खेतों में काम करवाने के लिए कई प्रकार के लोगों से काम करवाते हैं। स्लेव से भी काम करवाते हैं, यानी कि ये लोगों को खरीद लेते थे पूरी तरीके से कि तुमको हमने खरीदा है तो तुमको हमारे लिए ही काम करना पड़ेगा हमेशा। तो ये अपने खेतों में, चूंकि इनके पास जमीन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अपने ज़मीनों पे, अपने खेतों पे स्लेव लोगों से भी काम करवाते थे, गुलाम लोगों से भी काम करवाते थे, जिनको इन्होंने खरीदा है जिस लोगों को, वैसे लोगों से भी काम करवाते थे, और लोगों को हायर करके भी काम करवाते थे अपने खेतों पे। हायर करने का मतलब है कि आज काम करो और आज पैसा ही, आज काम करो और आज पैसा ले लो, कल काम करना कल पैसा ले लेना, है ना, फिर परसों काम करना फिर परसों पैसा ले लेना। तो दोनों प्रकार के लोगों से अपने खेतों में काम करवाते थे। As he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village। अब चूंकि देखो ये क्या है, गांव का मुखिया भी है, गांव में बहुत जमीन भी इनके पास है, तो जो राजा होते थे उस टाइम के, राजा इनको ही अधिकार देता था कि तुम सारे गांव के लोगों से टैक्स को वसूलना और वो टैक्स का पैसा लाके हमको दे देना। यानी कि राजा जो है सारे गांव के लोगों से क्या लेता था, टैक्स लेता था, और वो टैक्स वसूलने का काम किसको दिया गया था, ग्राम भोजका को दिया गया था, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उनको दिया गया था। राजा भी मानता था कि ये गांव का मुखिया है, गांव का सबसे बड़ा आदमी है, जमीन भी इसके पास है, तो टैक्स वसूलने का जो अधिकार है, टैक्स वसूलने का जो काम है वो इसी मुखिया को दे दो। तो ये ग्राम भोजका क्या करता था, गांव के सारे लोगों से टैक्स लेता था और वो टैक्स का पैसा जाके राजा को जमा कर देता था, राजा को दे देता था, ठीक है। आगे, he also functioned as a judge and sometimes as a policeman। अब चूंकि ये आदमी क्या है, गांव का मुखिया है, एक तरीके से गांव का मुखिया ही तो है, ये बहुत बड़ा जमींदार भी है, तो ये कभी कभार जज का भी काम करते थे। जज का काम मतलब हो गया कि यदि गांव में कोई मामला हुआ, कोई लड़ाई पीट हो गया, कोई झगड़ा हो गया किसी में, किसी भी प्रकार का मान लो गांव में कुछ हुआ, तो ये उसको सॉल्व भी करते थे, यानी कि एक जज का भी ये काम करते थे। एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, कई बार ये पुलिसमैन का भी काम करते थे। पुलिसमैन का मतलब हो गया जो गलती किया है उसको ये सजा भी देते थे कई बार, ठीक ना। तो ये भी हो गया हमारा। तो ये भी हमने पढ़ा दो प्रकार के, पहला हमारा तमिल रीजन में क्या बोलते थे, है ना, फिर से ग्राम भोजका हमारा क्या था, फिर हमने बात ये हो गया हमारा। अगला हमारा है गृहपतिज। गृहपति ये क्या है, देखो गृहपति का मतलब क्या है, ध्यान से इसको सुनेंगे, ये हमारा लास्ट है। गृहपतिज ये क्या, देखो दीज आर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। गृहपति जो होते हैं ना वो बेसिकली इंडिपेंडेंट फार्मर होते हैं,
इंडिपेंडेंट फार्मर का मतलब हो गया ऐसा किसान जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, इनका अपना खुद का जमीन होता है, ये अपने खुद के जमीन पे काम करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये सबसे अलग प्रकार के फार्मर होते हैं। ठीक है, आगे दे आर स्मॉल लैंड ऑनर्स, इनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे जमीन इनके पास होते हैं। मतलब ऐसे किसान गृहपति जो है उनको कहा जाता है जो छोटे किसान हैं और वो आज़ाद किसान है, मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, अपना जमीन है, हालांकि छोटा ही जमीन है लेकिन अपना जमीन है, उस पे ही अपना काम वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक है, आगे मैन एंड वोमेन सच एज दासा एंड दासी, दासा और दासी का मतलब हो गया मेल और फीमेल के बारे में बात हो रहा है जो कि एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, नौकर एक तरीके से आप कह सकते हो। तो मैन एंड वोमेन सच एज दासा एंड दासी, यानी कि मैन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है दासा और वोमेन के लिए दासी। तो हैड वर्क ऑन देयर फील्ड्स फॉर अर्निंग, यानी कि मेल फीमेल दोनों इनके जमीनों पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा जमीन नहीं होता है, तो छोटा मोटा जमीन होता है, तो मेल फीमेल सभी काम करते हैं। आगे इन विलेजेस देयर, ये तो हो गया हमारे 3 प्रकार की चीजें। पहले आपने पढ़ा तमिल रीजन में क्या क्या कहानी है, फिर आपने पढ़ा ग्राम भोजका के बारे में कि ये क्या होता है, फिर आपने पढ़ा गृहपतिज के बारे में। अब देखो, क्या ये 3 प्रकार के लोग केवल गांव में रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, गांव में तो और भी लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो गांव में और जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखो, इन विलेजेस देयर वेयर ब्लैक स्मिथ, गांव में ब्लैक स्मिथ भी होता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है एक तरीके से लोहार, जो लोहा का काम करते हैं, है ना, लोहे से तलवार बनाना, लोहे का अलग अलग प्रकार के चीजें बनाने, वैसे भी लोग रहते हैं। पॉटर भी रहते हैं, पॉटर का मतलब हो गया वैसा आदमी जो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, तो गांव में वैसे लोग भी रहते हैं। कारपेंटर जो कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को जैसे कुर्सी टेबल ब्रेंच ये सब बनाते हैं, है ना, तो वो भी लोग रहते हैं होते हैं गाँवों में। और वीवर, वीवर का मतलब होते हैं जो कि कपड़े का बुनाई करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो गाँव में 3 प्रकार के लोग तो रहते ही हैं। जैसे हमने बात किया तमिल रीजन में बड़े जमींदार, प्लग मैन, फिर और भी अलग प्रकार के लैंडलेस लेबर जिनके पास जमीन नहीं है। उसके बाद हमने ग्राम भोजका में बात किया गांव के मुखिया के बारे में, उनके भी पास जमीन बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमने बात किया गृहपतिज के बारे में, गृहपतिज का मतलब हो गया छोटे किसान, लेकिन अपनी इनके पास भी जमीन होते हैं। लेकिन क्या इन्हीं प्रकार के लोग केवल गाँव में रहते हैं? गाँव में ब्लैक स्मिथ भी रहते हैं, पॉटर भी रहता है, कारपेंटर भी रहते हैं और वीवर भी रहते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक का कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। तो ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करना है हम लोगों को फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। इन टॉपिक के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक का। सबसे पहला इसमें हम लोग बात करेंगे एक नए डेफिनेशन का। यहाँ पे बेसिकली एक मीनिंग है जटकाज। जटकाज क्या होता है देखा जाए, दीज वेयर स्टोरीज दैट वेयर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये जटकाज जो है ये बेसिकली कहानी होता है। जटकाज क्या होते हैं? कहानी होते हैं जो कि आम आदमी लिखते हैं, बनाते हैं। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि ये जो जटकाज है ये बेसिकली कहानी होते हैं। कई सारे कहानी को हम लोग कहते हैं जटकाज। और ये जटकाज जो है बनाया जाता है, यानी कि जो कहानी है बनाया जाता है आम आदमी के द्वारा, लेकिन इसको लिखा और सुरक्षित रखा जाता है बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब बुद्धिस्ट में जो भिक्षु लोग होते हैं ना, बुद्धिस्ट में जो आप देखते होंगे बड़े पुजारी लोग वगैरह बुद्धिस्ट धर्म में, वो लोग इनको लिखते हैं और इसको बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो लोग आएंगे, जनरेशन जो नया हमारा आएगा, वो भी इस प्रकार की कहानी को पढ़ सके। तो जटकाज बेसिकली तैयार, मतलब जटकाज बेसिकली बनाया जाता है, यानी कि कहानी बेसिकली, जटकाज मतलब कहानी, कहानी बनाया जाता है आदमी लोगों के द्वारा, नॉर्मल आदमियों के द्वारा, लेकिन इसको लिखना, उस कहानी को लिखना और उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी कि बचा के रखना, ये बुद्धिस्ट लोगों का काम हुआ करता था उस समय पे। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लिव्स इन टाउन्स, विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट।
और जो स्कल्प्टर होते थे, स्कल्प्टर का मतलब होता है वैसा आदमी जो कि दीवालों पे, चट्टानों पे, है ना, पत्थरों पे छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के कुछ कुछ प्रकार के डिजाइन बना दिए या फिर कुछ लिख दिए, इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर। तो स्कल्प्टर जितने भी लोग थे उन्होंने कई सारे जगहों पे, जंगलों में, कई सारे चट्टानों पे, पहाड़ों पे, गुफाओं के अंदर लोगों के सीन बनाए थे कि आखिर गुफाओं में लोग कैसे रहते हैं, जंगलों में लोग कैसे रहते हैं, उनके रहने सहने का जो तरीका है वो गुफाओं में उन्होंने छेनी हथौड़ी वगैरह से ठोक ठोक के उस चीज़ को वहाँ पे बनाया था। ठीक है, यानी कि जो स्कल्प्टर का काम होता था वो हर प्रकार के सीन को दीवालों में, चट्टानों में, गुफाओं के अंदर छेनी हथौड़ी से वो डिपिक्ट करते थे। डिपिक्ट का मतलब हो एक तरीके से उसको वहाँ पे बनाते थे। ठीक है, इसीलिए जब आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट लोग किसी किसी गुफाओं का खोजबीन करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनको गुफाओं में कई सारे प्रकार के पिक्चर वगैरह भी मिलता है बना हुआ दीवालों पे, गुफाओं के अंदर। तो वो समय पे बनाया गया था जो कि आज हम लोग को दिखता है। आगे, मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वेर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स। और इस प्रकार के जो स्कल्पचर हैं गुफाओं के अंदर जो डिजाइन बने हुए हैं, उस डिजाइन का इस्तेमाल ज़्यादातर रेलिंग्स को डेकोरेट करने में, रेलिंग्स मतलब लोहा वगैरह जो होता है उसको डेकोरेट करने में इस्तेमाल किया जाता था, पिलर्स को डेकोरेट करने में, और बिल्डिंग के जो गेट होते हैं उस प्रकार के चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए भी इस प्रकार के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जो डिजाइन गुफाओं के अंदर मिलता था। ठीक ना, मतलब जो डिजाइन अच्छा रहता था उस डिजाइन को लगभग लोग हर जगह पे इस्तेमाल करते थे। छेनी हथौड़ी से ही सब कुछ होता था, ध्यान रखना। उस समय पे हमारे पास मशीन वगैरह नहीं था, तो छेनी हथौड़ी से ही अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाना, गुफाओं के अंदर पिक्चर बनाना, है ना, ये सब चीज हमारा चलता था। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है हमारा रिंग वेल्स। ये क्या होता है रिंग वेल्स? देखो, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells. हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह है, जब उन्होंने ज़मीन को खोदा, रिसर्च किया, तो उन लोगों को कई सारे रिंग वेल मिले। रिंग वेल का मतलब है कि एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट, उसके बाद फिर उसके ऊपर पॉट, यानी कि एक घड़ा के ऊपर दूसरा घड़ा, फिर घड़ा, फिर घड़ा, इस तरीके से बहुत सारे जगहों पे ऐसा मिला है। इसी को हम लोग कहते हैं रिंग वेल। क्या कहेंगे इसको? रिंग वेल। तो ये इस प्रकार के चीज़ें हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को तब मिला जब उन्होंने ज़मीन को खोद के रिसर्च वगैरह किया तब। आगे, दीज हैव बीन यूज्ड टू टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स। इस प्रकार के जो रिंग वेल थे बेसिकली एक घड़ा के ऊपर एक घड़ा, एक घड़ा के ऊपर एक घड़ा दूसरा, इस प्रकार के रिंग वेल का इस्तेमाल शायद किया जाता होगा टॉयलेट्स के लिए, ड्रेन्स यानी कि पानी वगैरह बहाने वहाने के लिए, है ना, गार्बेज को नीचे ज़मीन में दफन करने के लिए, इस प्रकार के चीज़ों के लिए इन प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट लोग बताते हैं। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। और इस प्रकार के जो रिंग वेल हैं, यानी कि एक घड़ा के ऊपर दूसरा घड़ा, फिर उसके ऊपर घड़ा, इस प्रकार के घड़े यानी कि रिंग वेल कई सारे घरों में देखने को मिले हैं। इंडिविजुअल हाउसेस का मतलब हो गया कि लगभग जहाँ पे भी खोजा गया वहाँ पे जितने भी प्रकार के घर पाए गए उन सभी घर में इस प्रकार का डिजाइन देखने को मिला। बेसिकली एक घड़ा के ऊपर दूसरा घड़ा देखने को मिला। तो उस घड़ा का इस्तेमाल आर्कोलॉजिस्ट लोग ऐसा बताते हैं कि उस घड़े का इस्तेमाल हो सकता है कि वो लोग टॉयलेट्स के लिए या फिर ड्रेन्स के लिए या फिर गार्बेज वगैरह के लिए, कचड़ा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला है कॉइन्स। कॉइन्स में दो ही पॉइंट है। कॉइन्स का मतलब सिक्का के बारे में बात हो रहा है बेसिकली। तो आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर इस कॉइन वाले टॉपिक में क्या है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ पंचेज मार्क्ड कॉइन्स। पंचेज मार्क्ड कॉइन्स का मतलब हो गया हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब जमीन को खोदा, रिसर्च किया, है ना, तो उनको कई सारे सिक्के मिले और उस सिक्का के ऊपर अलग अलग प्रकार का मोहर लगा हुआ है। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब होता है वैसा सिक्का जिसके ऊपर क्या लगा रहेगा? मोहर लगा रहेगा, है ना। जैसे उस टाइम पे जो राजा उस सिक्का को चलाते थे उसी राजा का फोटो दिखता था उस सिक्का के ऊपर। कोई रानी यदि राज करती है किसी जगह पे, उसके इलाके में ये सिक्का चल रहा है तो सिक्के पे उस रानी का फोटो होता था। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने कई सारे ऐसे सिक्के पाए हैं, कई सारे कॉइन्स पाए हैं जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं पंचेज मार्क्ड कॉइन्स। आगे,
अबाउट 500 ईयर्स अगो पंच मार्क्ड क्वाइंस वॉज यूज्ड, यानी कि आज से लगभग 500 साल पहले से ही पंच मार्क्ड क्वाइंस का इस्तेमाल लगभग किया जाता होगा, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का कहना है। आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके पास 10 का सिक्का है, फिर से आपके पास 20 का सिक्का है, 5 का सिक्का है कि नहीं। तो इस प्रकार के सिक्के की यदि आप देखोगे तो वो पंच मार्क्ड सिक्के हैं। इसमें भी आप देखोगे कि उसमें कुछ कुछ डिजाइन बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए वो सिक्का 2025 में बना है तो 2025 लिखा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पंच मार्क्ड क्वाइंस। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को सिक्के भी कई सारे जगहों पर मिले हैं, ठीक ना। और ये सिक्के का अनुमान ऐसा बताया जाता है कि सिक्के का इस्तेमाल जो है लगभग आज से 500 साल पहले से स्टार्ट किया गया होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्वाइंस के बारे में भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। सिटीज विथ मैनी फंक्शंस को आइए हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, यानी कि एक ऐसा शहर जो कि शहर तो है लेकिन उस शहर का इस्तेमाल कई सारे चीज़ों के लिए किया जाता था। तो आइए बात करते हैं कि इस टॉपिक में क्या है, कौन सा वो शहर है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों के लिए किया जाता था। शहर का नाम है मथुरा, और ये मथुरा आज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर मथुरा के बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो मथुरा के बारे में लिखा हुआ है वो ये कि मथुरा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, यानी कि मथुरा आज से फेमस नहीं है, मथुरा लगभग आज से नहीं, लगभग 2500 साल पहले से ही मथुरा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था हमारा। यानी कि मथुरा जो है, मथुरा हालांकि आज तो बहुत फेमस ही है ना, मथुरा आज तो बहुत फेमस है, लेकिन मथुरा का जो चर्चा है, मथुरा के बारे में लोगों को जानना, मथुरा में लोगों का रहना, ये सब लगभग आज से 2500 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे, अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज। कुशानाज जब मतलब बेसिकली कुशानाज लोग जब रूल करते थे, जब ये लोग बड़े से एरिया पे अपना कंट्रोल करते थे, तो लगभग आज से 2000 साल पहले मथुरा जो है इनका दूसरा कैपिटल हुआ करता था। यानी कि कुशानाज लोगों का कोई दूसरा भी कैपिटल था, एक पहला वाला जो मथुरा था वो कौन सा कैपिटल था, सेकेंड कैपिटल था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यानी कि जो मथुरा है वो लगभग आज से 2000 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कुशानाज लोगों का ये दूसरा वाला कैपिटल हुआ करता था, कैपिटल शहर हुआ करता था। पहला कोई और होगा, ये सेकंड नंबर पे था। आगे, मथुरा वाज अ सेंटर वेयर फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। मथुरा एक ऐसा जगह था उस टाइम पे, हालांकि मथुरा आज भी फेमस है, ठीक ना, लेकिन उस टाइम के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मथुरा इस मतलब बहुत फेमस इस चीज़ के लिए भी था कि वहाँ पे बहुत ही फाइन स्कल्पचर बनाए जाते थे। फाइन स्कल्पचर का मतलब हो गया अच्छे अच्छे प्रकार के मूर्ति, अच्छे अच्छे प्रकार के दीवालों पे पेंटिंग, है ना, पिक्चर वगैरह अच्छे नहीं हथौड़े से ठोक ठोक के इस प्रकार के चीज़ें बनाए जाते थे। मथुरा में यदि आप आज देखो तो अच्छे अच्छे प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे प्रकार के, जब आप मथुरा जाओगे कभी तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी का कपड़ा भी देखने को मिलता है। तो ये मथुरा के बारे में बहुत पहले से ये सब बातें फेमस है, जो कि आज भी हमारा फेमस है, ठीक ना। आगे, मथुरा वाज अ रिलीजियस सेंटर। मथुरा क्या है, एक रिलीजियस सेंटर है। रिलीजियस का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको कई प्रकार के धर्म वगैरह दिख जाते हैं। धर्म का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे रहते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी प्रकार के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए मथुरा को कहा जाता है रिलीजियस सेंटर। क्या कहा जाता है, रिलीजियस सेंटर। वही लिखा हुआ है कि मथुरा वॉज अ रिलीजियस सेंटर, देयर वेयर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का मतलब हो गया कि मथुरा में आप जब जाओगे तो बुद्ध धर्म का वहाँ पे बड़े बड़े आपको बिल्डिंग वगैरह दिख जाएंगे। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है मठ, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे रहते हैं, अपने भगवान का वो लोग पूजा वगैरह करते हैं, ठीक ना। तो मथुरा में आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी मिल जाएंगे, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति कीर्तन अपना उनका वहाँ पे चलता है। एंड जैन श्राइन्स, और वहाँ पे जैन धर्म के भी लोग आपको मिल जाएंगे। और जैन धर्म जहाँ पे रहते हैं वो लोग अपने जिसका पूजा करते हैं उनका भी वहाँ पे आपको वो चीज़ दिख जाएगा। मतलब कहने का है कि मथुरा जो है
वो हिंदू धर्म के लिए तो फेमस है ही है, उसके अलावा बुद्धिस्ट भी वहाँ पे देखते हैं आपको, जैन धर्म भी देखने को मिलता है ना। तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है मथुरा हमारा। आगे, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। कृष्ण जी का वहाँ पे बहुत जोर शोर से पूजा पाठ होता है, ये हम सबको पता है। मथुरा बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस है? कृष्ण जी के पूजा पाठ के लिए फेमस है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृष्ण जी का होता है पूजा पाठ। आके, इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि मथुरा जो है ना वो दो रोड के बिल्कुल बीच में पड़ता है, और वो जो दो रोड है ये इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया यदि आप पंजाब साइड से, जम्मू कश्मीर साइड से आओगे और यदि आपको ईस्ट की ओर जाना है, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इधर की ओर आपको जाना है, तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, और उसी रास्ते के बीच में यूपी में क्या पड़ जाएगा आपको? मथुरा पड़ जाएगा। तो जब आप नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के तरफ से, लगभग आप दिल्ली वगैरह के तरफ से यदि आप आते हैं ईस्ट की ओर, अरुणाचल प्रदेश, असम की ओर, तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, और उसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा यूपी से होके, उत्तर प्रदेश से, और वहीं पे आपको मथुरा भी दिख जाएगा। यानी कि मथुरा जो है ना रोड के बगल में है, अच्छे रोड हैं, बहुत अच्छे, वहाँ पे पहुँचा जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर। उसी प्रकार से जब आप नॉर्थ से साउथ आओगे, नॉर्थ मतलब सीधा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तरफ आओगे आप, केरल तरफ, मतलब जम्मू कश्मीर से केरला की तरफ जब आप आओगे, तो वहाँ पे भी आपको यूपी से होकर गुजरना पड़ेगा, और वहाँ पे भी आपको मथुरा ही बीच में पड़ेगा। तो बेसिकली आपको वेस्ट से ईस्ट जाना हो या नॉर्थ से साउथ जाना हो, तो बीच में आपको मथुरा पड़ता ही है। इसीलिए मथुरा बहुत फेमस भी है कि कोई भी लोग कहीं जाता है तो बीच में मथुरा पड़ता है, तो सोचता है कि चलो एक बार घूम के आ ही जाते हैं, आ गए हैं। तो मथुरा इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे, देयर वेयर फोर्टिफिकेशंस अराउंड दिस सिटी। ये जो हमारा पूरा का पूरा मथुरा शहर है, इसका चारों तरफ आपको अच्छे अच्छे किला वगैरह दिखेगा, बिल्डिंग वगैरह दिखेगा। पुराने पुराने जमाने के बिल्डिंग भी हैं, नए नए जमाने के भी बिल्डिंग हैं, ठीक ना। पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज है बस, पहले भी था, और आज भी मथुरा के आसपास वाले जगह पे, मतलब मथुरा के बगल बगल में जो जगह है उसके चारों तरफ, वहाँ पर आपको कई बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह दिखेंगे, किला वगैरह दिखेगा, पुराना वाला भी और नया वाला भी। फार्मर्स एंड हर्डर्स प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन दिस सिटी। इस शहर में, मथुरा शहर में जो लोग रहते हैं उनको खाना पीना कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, मथुरा में जो किसान वगैरह रहेंगे वहीं उसी से मिलेगा उनको खाना पीना, है ना। दूध वगैरह किससे मिलेगा? हर्डर से मिल जाएगा। फार्मर का मतलब हो गया जो खेती वगैरह करते हैं, और हर्डर का मतलब हो गया जो जानवर को पालते हैं, जो कि उससे दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं। तो मथुरा में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन लोग रहते हैं तो उनको खाना कहाँ से मिलता है, उनको पूरा अनाज कहाँ से मिलता है? तो जवाब है कि मथुरा में रहने वाले जो किसान हैं वो खेती करते हैं, और जो हर्डर है वो जानवरों को पालते हैं, तो वो दूध वगैरह, अनाज वगैरह शहर को देते रहते हैं। मतलब फ्री में नहीं देते हैं, लेकिन फ्री में तो नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको अनाज का, दूध दही का भी कोई कमी नहीं होता है लगभग। आगे, सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस ऑफ स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। यानी कि मथुरा में कई प्रकार के जगहों पर, मथुरा में कई प्रकार के जगहों पर आप देखोगे दीवालों पे, चट्टानों पे, गुफाओं के अंदर, इस प्रकार के जगहों पर आपको अलग अलग प्रकार के स्टैचू, मूर्ति वगैरह बना हुआ दिख जाएगा पुराने जमाने का, जो कि आज भी आप देखोगे तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मथुरा जो है वो बहुत पहले से भी फेमस है, और उसका फेमस जो है वो आज भी हम लोगों को दिखता है। बहुत ही ज़्यादा चर्चित जगह है, कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप फिर जरूर जाना, अच्छा जगह है। ये समझ में आ गया बात? तो मथुरा के बारे में आपको जानना था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। इसको हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक रहा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट के बारे में, और क्राफ्ट को बनाने वाले इंसान के बारे में, यानी कि क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि आखिर किस किस प्रकार के क्राफ्ट उस समय पे हुआ करते थे और उसको बनाने वाले लोग कौन होते थे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर वेयर सम फेमस सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ लाइक वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। जैसे ये दोनों जगह पहले भी फेमस था और आज भी अपने चीज़ों के लिए
फेमस है। जैसे हम लोग बात करें नॉर्थ में वाराणसी, इसी को हम लोग कहते हैं बनारस। क्या बोलते हैं? बनारस, जो कि यूपी में है। ओके, ये नॉर्थ में बनारस, और मदुरई कहाँ पे? साउथ में। मदुरई कहाँ पड़ता है आज? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यानी कि नॉर्थ इंडिया में वाराणसी यानी कि बनारस, और साउथ इंडिया में यानी कि साउथ में मदुरई, ये दोनों जगह उस समय पे भी कपड़े को लेकर बड़ा फेमस था, और आज भी कपड़े को लेकर बड़ा फेमस है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कपड़े बहुत बड़े लेवल पे बनता है और अच्छे अच्छे क्वालिटी का बनता है। बोथ मैन एंड वोमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, इस प्रकार के जगहों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी काम करती हैं, क्योंकि दोनों को काम मिल जाता है इजिली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे NBPW। NBPW ये क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड क्राफ्ट्स लाइक एक्सट्रीमली फाइन पोटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जमीन को खोद के रिसर्च किया, खोजबीन किया कि आखिर पुराने पुराने क्या क्या चीज़ हमारे पास मिल सकते हैं, तो पता चला उनको, मतलब उनको एक जगह पे मिला बहुत ही फाइन पोटरी। फाइन पोटरी का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए चीज़ें, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ चूल्हा, है ना, इस प्रकार के चीज़ें उनको मिले, और उसी को बोला गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ओके, NBPW। तो ये बात समझना है आपको कि जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, नहीं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया, जब इनको खोदा, तो उनको जमीन के नीचे से पॉटरी यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन उनको मिले, जो इस बात को दिखाता है कि पहले के टाइम के लोग अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बना के उस कामों, मतलब अपने कामों में उस चीज़ को लाते थे। ठीक है, आगे। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसके नाम में ना एक आपको चीज़ दिखेगा, नॉर्दर्न लिखा हुआ है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हम लोग किसको कहते हैं? जो कि मिट्टी वगैरह का बर्तन पाया गया, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसका नाम नॉर्दर्न क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार के जो बर्तन वगैरह हैं मिट्टी के बने हुए, जमीन के नीचे जो मिले हैं, वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मिले हैं, नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा श्रेणीज। अब ये श्रेणीज क्या है, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। श्रेणीज क्या है? मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस नॉन एज श्रेणीज। अब देखो, मर्चेंट का मतलब होता है वो लोग जो कि सामानों को खरीद, दूसरे देश से सामान आते हैं, उस सामान को खरीदते हैं और पूरे मार्केट में जाके वो बेचते हैं, तो वो हमारे मर्चेंट हो गए। क्राफ्ट पर्सन्स हो गया वो आदमी जो कि चीज़ें अलग अलग प्रकार के बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, इस प्रकार की चीज़ें जो बनाते हैं उसको हम लोग क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। तो मर्चेंट्स का और क्राफ्ट पर्सन्स, ये लोग सारे लोग क्या करते थे, अपना एक एसोसिएशन बनाते थे, मतलब अपना एक ग्रुप बनाते थे। उसी ग्रुप को कहा गया है श्रेणीज। क्या कहा गया उस ग्रुप को? श्रेणीज कहा गया है। ठीक ना, तो बेसिकली मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का, क्राफ्ट पर्सन्स का, इन प्रकार के लोगों के ग्रुप को, एसोसिएशन को कहा जाता है श्रेणीज। आगे, श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product। ऑब्वियस ये बात है, इस श्रेणी में जो क्राफ्ट पर्सन है, बेसिकली जो अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाते हैं, वो ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें को बनाने की, अलग अलग प्रकार की चीज़ें कैसे आप बना सकते हैं, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं ये क्राफ्ट पर्सन। खुद तो सामान बनाते ही है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं और बनाते भी हैं, दूसरों को भी देते हैं। ठीक है ना, आगे। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और अब चीज़ों को बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, फ्री में नहीं, उनके बदले में उनको कुछ पैसा वगैरह मिलता होगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया श्रेणीज। अगला, श्रेणीज के बारे में और भी यहाँ पे चीज़ें हैं। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स, तो ये समझ में आ गया बात आपको कि श्रेणी के अंदर जो क्राफ्ट पर्सन है उनका काम क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देना, रॉ मटेरियल देना, है ना, खुद भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना और बना के सामानों को दूसरे को दे देना। ठीक है, अब इस श्रेणी में जो मर्चेंट है वो क्या है, देखो, श्रेणीज ऑफ मर्चेंट सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। श्रेणीज में जो मर्चेंट है बेसिकली, यानी कि इनके ग्रुप में जो मर्चेंट है, इनका काम बेसिकली ये होता था कि किसी से बना बनाया सामान ये लोग खरीदते थे
और मार्केट में जाके उसको केवल बेच देते थे। बेसिकली ये लोग मार्केट को एक तरीके से हैंडल करते थे, मार्केट में सामानों को पहुंचाना, बेचना, इन प्रकार की चीजें ये लोग करते थे। तो बेसिकली इनका ट्रेड का काम हुआ करता था। आगे, श्रेणीज ऑल्सो एक्टेड लाइक अ बैंक्स। ये जो श्रेणी है, श्रेणी का मतलब सिंपल सा क्या, अभी हमने बताया आपको, मर्चेंट्स और क्राउड पर्सन्स, लोगों का ग्रुप, एसोसिएशन, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणीज। ओके, ये श्रेणीज ना कभी कभार एक बैंक के तरह भी बिहेव करता था, बैंक के तरह भी ये काम करता था। जैसे वे रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। बेसिकली ये जो श्रेणी है, जिसमें मर्चेंट्स के ग्रुप हैं, क्राउड पर्सन्स के ग्रुप हैं, इसमें कई सारे बड़े बड़े लोग आके अपना पैसा जमा करते थे, यानी कि इन लोगों को पैसा दे देते थे कि भैया मेरा पैसा तुम रखो, बाद में हम ले लेंगे। उसके बदले में ऑब्वियस सी बात है कुछ इनका चार्ज वगैरह रहता होगा कि इतना चार्ज करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन ये श्रेणी जो है वो एक बैंक के तरह भी काम करता था। दूसरे लोग इन लोगों को आके पैसा दे देते थे अपना कि लो भैया मेरा पैसा रखो, या फिर कई बार ये दूसरे को उधार भी देते थे लोन के तौर पे, ठीक ना, क्योंकि इसमें सारे लोग हैं कौन, क्राउड पर्सन्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये सारे लोग हैं, उनके पास पैसा ठीक ठाक होता था क्योंकि वो लोग बिजनेस करते थे, ठीक ना। आगे, दे ऑल्सो हैव सम ऑफ देयर अर्निंग्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनेस्ट्रीज। और ये लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो है मंदिरों में भी दान करते थे, मोनेस्ट्रीज में भी दान करते थे। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है एक तरीके से मठ वगैरह। तो बेसिकली आप ये मान लो जो धार्मिक चीजें हैं, पूजा पाठ वाला जो जगह है, जैसे मंदिर हो गया, फिर से मठ हो गए, जहाँ पे साधु संत महात्मा अपना जीवन को जीते हैं, रहते हैं वहाँ पे, इन प्रकार के जगहों में भी ये लोग अपना कुछ कुछ दान वगैरह देते रहते थे, क्योंकि इन लोगों का कमाई बहुत होता था, इन लोगों के पास पैसे का कोई कमी नहीं होता था। तो ये लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो है मंदिरों में, मठों में, ऋषि मुनि महात्मा लोगों, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको दे देते थे कि भैया ये हमारे तरफ से आपके लिए क्या है, एक भेंट है, गिफ्ट एक तरीके से। तो ये लोग दान वगैरह भी देते रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। आइए हम लोग बात करते हैं एक जगह के बारे में जिसका नाम है अरिका मेडू। ये जगह बड़ा फेमस जगह है, तो ध्यान से आप सुनना, क्योंकि नाम ही लग रहा है आपको अरिका मेडू, तो थोड़ा सा हमारे चीज़ें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर अरिका मेडू के बारे में कि आखिर ये जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ है इसमें, बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 2200 से लेके 1900 साल पहले तक अरिका मेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। यानी कि देखना ध्यान से, यहाँ पे आज से लगभग 2200 साल से लेकर 1900 साल तक, इनके आज से बहुत पहले के बारे में बात हो रहा है, उस टाइम पे अरिका मेडू जो है एक कोस्टल सेटलमेंट हुआ करता था। कोस्टल सेटलमेंट का मतलब है बेसिकली समुद्र के बगल में जो लोग रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कोस्टल सेटलमेंट। ये जो अरिका मेडू है ये बेसिकली समुद्री इलाके के, मतलब समुद्र के बगल में इलाका पड़ता है, तो यहाँ पे कई सारे लोग उस समय पे रहते थे। तो जो अरिका मेडू है बेसिकली क्या था, पहले एक कोस्टल सेटलमेंट था। कोस्टल सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि समुद्र के बगल में अरिका मेडू है, और चूंकि अरिका मेडू बहुत फेमस है तो वहाँ पे समुद्र के बगल में लोग रहते भी थे। और यहाँ पे अरिका मेडू में होता क्या था, चूंकि अरिका मेडू समुद्र के बगल में है, पहली बात तो यहाँ पे लोग रहते थे बहुत सारे, और ये असल में होता क्या था अरिका मेडू में, वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि बड़े बड़े जहाजों पे सामान लोड होके अरिका मेडू आता था, और यहाँ पे समुद्र के बगल में जहाजों को लगा के सारे सामान को उतारा जाता था, और उतार के पूरे मार्केट में उसको बेचा जाता था, ठीक ना। तो इसमें दो बात आपको ध्यान रखना है कि अरिका मेडू बेसिकली कोस्टल सेटलमेंट है, यानी कि ये जो जगह है वो समुद्र के बगल में बसा हुआ है, जहाँ पे देश दुनिया से बड़े बड़े शिप आते थे, और यहाँ पे शिप आके लगता था, और उस शिप में जितने भी सामान होते थे उसको उतार के मार्केट में फिर बेचा जाता था, ठीक है। आगे, अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट दिस साइट। अब ये जो अरिका मेडू हमारा जहाँ पे था, इतने बड़े बड़े शिप वहाँ पे आ रहे हैं सामान को लोड करके, तो बाद में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि अरिका मेडू में कई सारे ईंटे के बने हुए क्या है, गोडाउन है।
वेयर हाउस है। चलो आप इमेजिन करो कि समुद्र के बगल में ये जगह है, समुद्र के बगल में जगह है और बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं सामानों को लोड करके, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे सामानों को रखने के लिए क्या बनाया गया होगा, और क्या बनाया गया होगा, अरिकामेडू में गोडाउन बनाया गया था, बड़े बड़े जहां पे सामानों को रखा जाता था। ठीक ना। आगे, पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे। एम्फोरे का मतलब होता है टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल आर फाउंड हियर। मेडिटेरियन का मतलब हो गया बेसिकली इधर के बारे में बात कर रहा है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको मैं एग्जांपल दूं तो ये बात कर, ये जो मेडिटेरियन के बारे में जो बात हो रहा है, ये बेसिकली मेडिटेरियन सी के बारे में बात हो रहा है, जो कि इटली, ग्रीस है ना, टर्की, इसके आसपास है। उसके बाद फिर लीबिया, यानी कि इंडिया से बहुत दूर वहां, मतलब मेडिटेरियन में बेसिकली आप कह सकते हो कि मेडिटेरियन सी वाले आसपास जो जगह है, फॉर एग्जांपल इटली, ग्रीस, टर्की, लीबिया, इजिप्ट है ना, ये सब जगह जो है, यहाँ पे जिस प्रकार के पॉटरी पाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन जिस प्रकार के पाए जाते थे, और खास करके मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा पाया जाता था इस जगह पे, वो हमारे यहाँ पे भी देखने को मिला है, अरिकामेडू में भी। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको? इसका मतलब ये पता चल रहा है, इससे तो ये साफ बात हो गया कि वहां का मेडिटेरियन का सामान कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि वहां से बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज वगैरह जो है इंडिया आते थे सामानों को लोड करके। तो वहां पे कई सारे अरिकामेडू में कई सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए घड़ा, इस प्रकार की चीजें पाए गए हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फोरे। जिस प्रकार के घड़े, जिस प्रकार के बर्तन पाए गए हैं उसको हम लोग कहते हैं एम्फोरे। एम्फोरे का मतलब होता है टॉल डबल हैंडल्ड जार, यानी कि बेसिकली एक लंबा सा कंटेनर होता है, उसमें दो हैंडल होता है दोनों तरफ से पकड़ने के लिए, और उस कंटेनर का ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था उस समय पे? लिक्विड वगैरह को स्टोर करने के लिए। लिक्विड में पानी भी हो सकता है, वाइन भी हो सकता है, वाइन मतलब शराब वगैरह, और तेल वगैरह, इन सब चीजों को रखने के लिए इस कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री। अब यहां पे एक और है हमारा मिट्टी का बर्तन, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड नॉन एज एरिटाइन वेयर विच was named after a city in Italy also found here। बेसिकली आप यहाँ पे ये समझो, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, बेसिकली एकदम चमकता हुआ लाल कलर का मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के घड़े पाए गए हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एरिटाइन वेयर कहा जाता है। मतलब कि इस प्रकार के पोल्ट्री को एरिटाइन वेयर कहा जाता है। इस प्रकार के भी बर्तन, इस प्रकार के भी घड़े अरिकामेडू में पाए गए हैं, जो कि ये जो एरिटाइन, आप एरिटाइन वेयर देख रहे हो, ये जो नाम पड़ा है वो एक शहर के ऊपर पड़ा है, वो शहर इटली में होता है। सोचो, यानी कि इटली का भी चीजें आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है अरिकामेडू में। तो ये भी साफ बता रहा है कि हमारा जो रिलेशन था उस समय पे बहुत दूर दूर के कंट्री से था, जो कि सामानों को शिप में लोड करके इंडिया में लेके आते थे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, एम्फोरे एंड एरिटाइन वेयर। यहाँ पे जो हमने दो प्रकार के घड़े के बारे में बात किया, पहला एम्फोरे जो कि लंबा सा कंटेनर होता है, दोनों तरफ हैंडल होता है, उसको हमने एम्फोरे कहा, और दूसरा एरिटाइन वेयर जो कि लाल कलर का पोल्ट्री होता है, घड़ा लाल कलर का होता है। ये दोनों प्रकार के जो घड़े हमारे वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प मोल्ड। बेसिकली दोनों प्रकार का जो घड़ा है, जो पोल्ट्री है, मिट्टी के जो बर्तन है, बेसिकली ये बनाया जाता था क्ले को प्रेस करके, गीला क्ले को दबा दबा के प्रेस कर करके गीला क्ले उसको बनाया जाता था। उसको एक स्टैम्प के रूप में भी बनाते थे, मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह भी उस घड़ा के ऊपर देखने को मिलता था। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि गीला वाला क्ले जो होता है उससे इसको बनाया जाता था। आगे, रोमन डिजाइंड लैंप्स। सोचो, जो कि रोम में वहां पे जिस प्रकार के लैंप मिलते थे उस प्रकार के लैंप, ग्लासवेयर, ग्लास के बने हुए चीजें, एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। यानी कि रोम में जिस प्रकार का लैंप मिलता है, ग्लासवेयर यानी कि शीशा का बर्तन, फिर जेम्स यानी कि इंपॉर्टेंट हमारे छोटे छोटे मोती वगैरह जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, इन प्रकार की चीजें भी अरिकामेडू में
खोजे गए हैं, पाए गए हैं, जो ये साफ साफ बता रहा है कि अरिका मेडू का रिलेशन बहुत सारे जगह से था, जो कि अपने सामानों को शिप में लोड करके इंडिया लेके आते थे। तो साथ ही साथ हमारा ये सब भी चीज़ आता था। लोग आएंगे तो अपने साथ क्या सामानों को लेकर नहीं आएंगे, खाने पीने का, ये सब भी आता था। ऑल्सो स्मॉल डाइंग वैट्स हैव बीन फाउंड एंड इट वाज यूज्ड टू डाई क्लॉथ। तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो डाइंग वैट्स का मतलब हो गया एक प्रकार का रंगने वाला चीज, जिसका इस्तेमाल करके कपड़े को रंगा जाता था। उस प्रकार की भी चीजें यहाँ पे मिले हैं, यानी कि कपड़े को रंगने के लिए जिस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल किया जाता था वो प्रकार की चीजें भी हमारे अरिका मेडू में मिले हैं। आगे, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस। और यहाँ पे कई सारे ऐसे भी चीजें मिले हैं जो ये साफ बता रहा है कि अरिका मेडू में कीमती से कीमती और सस्ते से सस्ते भी स्टोन्स और ग्लास के बने हुए गहने बेचे जाते थे। मतलब बेसिकली अच्छे अच्छे प्रकार के ज्वेलरी बनाने वाले चीज़ें जो हैं वो भी अरिका मेडू में देखने को मिला है। रिसर्च करके जब खोजा गया तो ये हमारा मिला है। ठीक है, आगे तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि हमने अंदर में पहले पढ़ रखा है, वही बस यहाँ पे एक बार दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ पहला डेट इंपॉर्टेंट हमारा, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट। आयरन का इस्तेमाल कब हो गया था? आज से लगभग 3000 साल पहले हो गया था। इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन, सिटीज, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये सब का सब कब ज़्यादा बढ़ने लग गया था? यानी कि आयरन का इस्तेमाल, सिटीज हमारे सामने आने लगे थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि सिक्के के ऊपर मोहर लगा हुआ, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए थे लगभग आज से 2500 साल पहले। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, ये लिटरेचर का बेसिकली एक टाइप है संगम लिटरेचर। ये इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था लगभग आज से 2300 साल पहले। उसके बाद सेटलमेंट इन अरिका मेडू। अरिका मेडू में लोग कब रहते थे, मतलब कब से रहना लोगों ने लगभग स्टार्ट किया था? लगभग आज से 2200 साल से लेकर 1900 साल के बीच में, इसी के बीच के आसपास वहाँ पे लोग रह रहे थे। मतलब वहीं पे लोगों ने वहाँ पे ज़्यादातर उस टाइम पे लोगों ने वहाँ पे रहना ज़्यादा स्टार्ट किया था। ठीक ना, तो ये इस डेट को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी हुआ हमारा कंप्लीट। तो अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।